नमस्कार साथियों, आपका स्वागत है आज इस GD&T के वीडियो सेशन में। आज हम डिस्कस करेंगे सर्कुलर रनआउट, जो एक तरह का कंपोजिट कंट्रोल है। और इसको हम कंपोजिट कंट्रोल क्यों कहते हैं, ये आने वाली स्लाइड्स में हम डिस्कस करेंगे। राइट, सो इस पिक्चर से स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे अगर आप देखते हैं तो यहाँ पे हमें एक एक्सियल कंपोनेंट लगता है, शाफ्ट टाइप, ओके, जिसकी एक एक्सिस है और कुछ डायमीटर्स हैं। यहाँ पे एक डेटम सी बनाया गया है इसके इस वाले फेस को, और ये इस शाफ्ट के डायमीटर को एक डेटम डी बनाया गया है। तो इससे हमें समझ में आता है कि यहाँ पे जो डी डेटम है उससे निकल के आती है हमारी एक्सेस, और इसका जो ये फेस है इस पे जो डेटम सी है, इसका मतलब होता है कि ये इसका एक फेस है। ओके, तो यहाँ से अब हमारे पास हम देख रहे हैं कि दो कर्व हैं इस कंपोनेंट पे। ओके, लाइक दिस। यहाँ से यहाँ पे एक कर्व है, यहाँ से यहाँ पे, और यहाँ से यहाँ तक एक स्लांट है। लेट्स से स्लांट है, कर्व है। ओके, अब यहाँ पे रिक्वायरमेंट है कि ये वाला जो स्लांट या सरफेस है, सर्कुलर सरफेस है ऑफ कोर्स, ये इसके ऊपर रन आउट की रिक्वायरमेंट है 0.2, सॉरी 0.02। कहाँ से? सी और डी से। जब ये हम कहते हैं कि सी से है, तो इसका मतलब होता है कि ये इसकी परपेंडिकुलरिटी जो है वो कितनी मेंटेन की जाएगी। और जब हम बात करते हैं रेफरेंस डी से, तो इसका जो रन आउट है वो कितना हो। अभी हम समझेंगे कि रन आउट किसको हम कहते हैं। इसी तरह से तो यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे काफ़ी फाइन रिक्वायरमेंट है, कम है, यहाँ पे अलाउंस ज़्यादा नहीं है। जबकि ये एक ऐसा एक और सरफेस है जिसके ऊपर हमारे पास रन आउट का जो अलाउंस दिया हुआ है वो 0.08 दिया हुआ है। दोनों में डेटम सी और डी को रेफर किया गया है। अब इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं या इसको समझ लेते हैं कि क्या होता है, कैसे इसको अप्लाई करते हैं। A composite tolerance is used to control the relationship of one or more features of a part. Relationship of one or more features of this part to a datum axis, to a datum axis, which will come out of this reference datum D during a full 360 rotation. ओके, पूरा इसको अगर हम यहाँ से साइड से देखते हैं, यहाँ पे अगर कोई वो होता तो ऐसा कंप्लीट जब उसको घुमाया जाएगा, यानी इस डायरेक्शन में इसको जब कंप्लीट घुमाएंगे तो रोटेशन अबाउट द डेटम एक्सिस। डेटम एक्सिस है यहाँ पे, इसके अबाउट जब हम 360 डिग्री में घुमाएंगे तो जो रिलेशनशिप बनता है उसको इवेल्युएट करने के लिए या स्पेसिफाई करने के लिए हम इसका यूज़ करते हैं। रन आउट इज अ कॉम्पोजिट टॉलरेंस यूज टू कंट्रोल द फंक्शनल रिलेशनशिप। तो जो इसका आपस में फंक्शन होता है उसको बताने के लिए यूज किया जाता है। ऑफ वन और मोर फीचर्स ऑफ अ पार्ट टू अ डेटम एक्सेस। किसी एक या एक से ज़्यादा जो फीचर्स होते हैं किसी पार्ट के, उसका उसके डेटम एक्सेस से जो रिलेशनशिप होता है उसको बताने के लिए इसका उपयोग होता है। A composite control affects the form। जो composite control होता है, composite का यहाँ पे मतलब है कि एक से ज़्यादा कुछ कई चीज़ें combined हैं इसमें, इसलिए इसको composite कहते हैं। और यहीं पे इसका explanation आ रहा है। A composite control affects the form। form क्या है? इसका ये form है। तो इस form में कहीं वेरिएशन हो, कहीं कुछ जो भी कुछ ये फॉर्म है, यानी कि इस फीचर के अंदर किसी भी तरह का कोई डिफेक्ट आए तो वो कितना परमिसिबल है, वो इस रन आउट से पता लगता है। लोकेशन, लोकेशन का मतलब है कि किस लोकेशन पे है, कितनी दूरी पे है, किस रेफरेंस से। एंड ओरिएंटेशन, ओरिएंटेशन का मतलब है कि उसका उसकी दिशा क्या है। ओके, और या उसका झुकाव किधर है अगर है तो। ओके, तो ये सारे एक से ज़्यादा, यानी फॉर्म, लोकेशन एंड ओरिएंटेशन, इन और ये तीनों चीज़ें एक साथ होती हैं हमारे हमारे पार्ट्स में, हमें पता है। तो इन तीनों को एक ही गो में स्पेसिफाई किया जा सके और एक ही गो में मैन्युफैक्चर और इवेल्युएट किया जा सके, इसलिए ये कंपोजिट कंट्रोल्स होते हैं। राइट, रन आउट कंट्रोल्स आर ऑफन यूज टू कंट्रोल द कोएक्सिलिटी ऑफ द डायमीटर। अगर आपको ध्यान आए कि हमने एक शुरुआत में जब कंसेंट्रिसिटी कर रहे थे तो हमने ये बात की थी कि कंसेंट्रिसिटी
जो है वो अभी लेटेस्ट जो स्टैंडर्ड है हमारा अमेरिकन सोसाइटी ऑफ मैकेनिकल इंजीनियर्स ASME 14.5 जिसके ऊपर ये आधारित है, उसका जो 2018 का जो वर्जन आया है उसमें कंसेंट्रिसिटी भी निकाल दिया गया है और उसमें सिमेट्री भी निकाल दिया गया है। क्यों? क्योंकि ये इन्हीं चीज़ों से इस तरह के जो नए जो थे ये पहले भी, लेकिन ऐसा लगा कि उनकी ज़रूरत नहीं है। जब ऑलरेडी अगर हम किसी चीज़ का रन आउट इवैल्यूएट कर लेते हैं, तो उसके अंदर कंसेंट्रिसिटी अपने आप कवर हो जाती है। वन ऑफ द रीज़न्स व्हाई इट हैज़ बीन रिमूव्ड। हमारी किसी क्लास में या किसी सेशन में कुछ लोगों ने पूछा भी था कि इनको क्यों निकाल दिया गया? तो हैं अभी पुरानी ड्राइंग्स में हैं, ऐसा नहीं है कि पुरानी ड्राइंग से डिलीट होगा, लेकिन ये एक उसके रिप्लेसमेंट में एक बेटर वे है, जो कि एक से ज़्यादा जो प्रॉपर्टीज़ हैं उसको इवैल्यूएट कर लेता है और अगर हम उसका फ्लिप साइड देखें, सोचे समझें, तो वो जो उनको उनकी उस प्रॉपर्टीज़ की एब्सेंस में क्या कहा जाएगा, डिफेक्ट्स को, उन डिफेक्ट्स को इवैल्यूएट कर लेता है, कैप्चर कर लेता है। इसलिए कोएक्सिलिटी और कंसेंट्रिसिटी ख़त्म कर दिया गया है और आज की ज़माने में हम इसको सर्कुलर रनआउट से या टोटल रनआउट से इवैल्यूएट कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे आ जाता है कि कितने प्रकार के ये रनआउट कंट्रोल होते हैं। तो जैसे अभी हमने बात की थी, एक तो सर्कुलर रनआउट जो अभी हम डिस्कस करके हटे हैं, और इसके साथ-साथ एक और होता है जिसको हम टोटल रनआउट कहते हैं। ये हम इसी सेक्शन में आएगा तो इधर कवर करेंगे, नहीं तो एक नेक्स्ट वीडियो में ये कवर करेंगे। So the type used is dependent upon design requirements. तो कौन सा यूज होना है वो डिज़ाइन की रिक्वायरमेंट भी आती है एंड मैन्युफैक्चरिंग कंसिडरेशन, कैसे मैन्युफैक्चर होगा उसको भी कंसिडर किया जाता है बाय डिज़ाइन इंजीनियर हु आल्सो इज वर्किंग इन कोऑर्डिनेशन विद द मैन्युफैक्चरिंग इंजीनियर। तो ये दोनों लोग मिलकर डिसाइड करते हैं कि हमें क्या देना चाहिए जिससे कि हम बना सकें, नाप सकें और उसका फंक्शन भी अचीव कर सकें। Circular runout is normally a less complex requirement than total runout. तो ये कहा जा रहा है कि टोटल रनआउट है थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स होता है। तो इसको अब इस फिगर के साथ हम थोड़ा जान लेते हैं, समझ लेते हैं। ये देखिए एक हमारा शाफ्ट टाइप कंपोनेंट है जिसके अंदर ये थ्रू होल है। तो इसमें क्या किया जाता है, इसको FIM का फुल फॉर्म है फंक्शनली इंडिपेंडेंट मेजरमेंट। तो इसकी 1 2 3 4 5 6, तो 6 जगहों पे इसके ये इसको घुमाया गया और इसकी नीडल में कितनी फ्लक्चुएशन हुई वो नोट करके हमने यहाँ पे लिख दिया। तो इसमें जैसे एकदम इस टिप पे अगर हम देखते हैं तो 0.02 से लेकर माइनस में से लेकर प्लस में 0.01 तक गया। तो हम कह सकते हैं कि इस लोकेशन पे करीबन 0.3 का 0.03 का रन आउट है। इसी तरह से नेक्स्ट लोकेशन पे देखा गया तो प्लस 0.01 से लेकर प्लस 0.02। तो यहाँ पे प्लस सॉरी यहाँ पे देखा जाए तो टोटल जो रेंज आया वो 0.01 का आया। तो इस तरह से हमने 6 जगहों पे किया और हमें ये पता लगा कि यहाँ पे जो मैक्सिमम वेरिएशन था वो इस जगह था। देखिए -0.05 से लेकर -0.08। तो इसका जो रेंज बना वो 0.03 बना। ओके, तो ये इसका सर्कुलर रनआउट का जब सिंगल पॉइंट की बात आए तो इसमें से जो वर्स्ट केस सिनेरियो होता है वो रिपोर्ट होता है। और अगर हम वैसे टोटल की बात करें तो हमें जो रेंज मिली वो करीबन 11 की मिली, 0.11 की सॉरी, राइट। तो इस तरह से टोटल रनआउट के सेंस में देखा जाए तो यानी कि पूरी सतह का जो रन आउट वर्स्ट केस होगा वो मिनिमम से लेकर मैक्सिमम के बीच का रहता है, तो ये इतना आएगा। जबकि अगर हम सर्कुलर रन आउट की बात करें तो किसी एक पॉइंट पे सरफेस पे जब हम इसको घुमाते हैं तो एक सर्कुलर सर्कल सा बनता है। उस सर्कल की जो वेरिएशन थी वो जो वर्स्ट होती है वो रिपोर्ट होती है। इसमें जो भी मिनिमम होगा वो नहीं, जो मैक्सिमम होता है उसको रिपोर्ट किया जाता है। तो ये इसका डिफरेंस था सर्कुलर का वर्सेस टोटल रनआउट का। बाकी डिटेल में हम और करेंगे इसको डिस्कस जब हम टोटल रनआउट का एक सेक्शन आएगा तब। देर आर टू रिक्वायरमेंट्स व्हेन यूजिंग अ टोटल रनआउट। अब दो रिक्वायरमेंट होती हैं जब भी हम इसको बताते हैं या जब चाहिए होता है ये। द डेटम रेफरेंस मस्ट एस्टैब्लिश अ डेटम एक्सेस। तो एक फिगर के साथ समझाते हैं कि ये एक हमारा फीचर है, राइट। ये एक
पिन टाइप कह सकते हैं हम इसको, टी शेप में है, सर्कुलर सिलेंड्रिकल कंपोनेंट है, 2 सिलेंडर्स हैं, अलग अलग स्टेप डायमीटर्स हैं। तो इसमें ये कहा जा रहा है कि द डेटम रेफरेंस मस्ट एस्टैब्लिश अ डेटम एक्सेस। सो ये डेटम रेफरेंस ये दिया गया, ओके। इसको जब हम इवेल्युएट करते हैं तो हमें ये एक्सेस मिलती है, राइट। तो इस तरह से हमारा एक्चुअली में एक्सेस डेटम क्रिएट होता है, ओके। ऐसा इसलिए किया जाता है क्योंकि एक लाइन तो ये तो वर्चुअल है, ये तो एग्जिस्ट नहीं करती कंपोनेंट पे कहीं पे भी। तो इसको आप कैसे रेफरेंस देंगे? तो एक्चुअली में दिया यहाँ पे जाता है, लेकिन उसका मीनिंग होता है कि वो सेंटर एक्सेस डिफाइन हो रही है। रन आउट मस्ट बी अप्लाइड ऑन द फीचर वेयर इट इज़ रिक्वायर्ड। अब रन आउट वहाँ दिया जाता है जहाँ पे उस किसी फीचर के ऊपर जहाँ पे हमें इसकी रिक्वायरमेंट हो, ओके। तो इसको हमने डेटम बनाया, इस शाफ्ट को यहाँ से यहाँ तक की जो इसकी सफिशिएंट गुड लेंथ थी, और फिर हमने कहा कि इस रेफरेंस पे जब ये घूम रहा होगा 360 डिग्री पे, तो एक पर्टिकुलर ये हमारा सिंबल रहता है रन आउट का, ओके। ये वैल्यू रहती है जो भी हम देना चाहते हैं, जो एक्सपेक्टेशन है एज पर द डिज़ाइन इन द फंक्शनल रिक्वायरमेंट। और यहाँ पे ये फाइनली थर्ड कंपार्टमेंट में हम बताते हैं कि कौन से डेटम से है ये, ओके। और ये हो गया, राइट। नाउ ये अगर आप देखें तो इसको इवेल्युएट कैसे होता है, ये किसी कॉलेट में या चक के अंदर ये पकड़ा जाएगा। तो जैसे हम इसको पकड़ेंगे तो इसके अंदर की सतह जो है ये इसके साथ कांटेक्ट में आ जाती है, और ये हमें पता है कि कॉलेट्स और जो चक्स होते हैं काफ़ी ट्रू होते हैं, उसमें रन आउट ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल होता है। तो जब उसने इसको पकड़ लिया तो उसकी एक्सिस पे जब ये घुमाएंगे, तो अगर आप देख रहे हैं तो थोड़ा सा इसको टेढ़ा करके बनाया गया। इसका पर्पज़ यही था कि अगर इसके अंदर रन आउट होगा तो ये आपस में ऐसे, यहाँ पे अगर नीडल लगी होगी, डायल इंडिकेटर लगा होगा, तो फ्लक्चुएट करेगा एज एंड व्हेन 360 डिग्री इसको घुमाया जाएगा। तो इस डेटम को जब इस कॉलेट के अंदर पकड़ते हैं तो हमारे को ये रेफरेंस डेटम एक्सेस मिल जाता है, राइट। ये कॉलेट है और फिर वो रन आउट चेक कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। देर आर 3 ways टू establish अ डेटम एक्सेस फॉर अ रन आउट स्पेसिफिकेशन। ये अभी हम एक बार पढ़ेंगे एक एक करके, और फिर इसको विद फिगर नेक्स्ट आने वाली स्लाइड्स में हम समझेंगे। तो पहले नंबर पे आता है यूज अ सिंगल डायमीटर ऑफ सफिशिएंट लेंथ एज अ डेटम फीचर। ये वही है जो अभी अभी हमने देखा कि एक सिंगल डायमीटर था सफिशिएंट लेंथ का, जिसको कि डेटम बनाया गया। दूसरा आता है यूज 2 और मोर कोएक्सियल डायमीटर्स। एक से ज़्यादा कोएक्सियल जो डायमीटर हैं जिनका एक सफिशिएंट डिस्टेंस अपार्ट हो, उनको भी हम डेटम बनाते हैं कभी कभी, टू क्रिएट अ सिंगल डेटम एक्सिस। उनका कंबाइंड कॉम्बिनेशन मिलके एक एक्सिस बनती है, जो उसको भी डेटम एक्सिस बनाया जाता है। तीसरा आ जाता है यूज अ सरफेस एज अ प्राइमरी डेटम फीचर एंड देन यूज अ डायमीटर एट अ राइट एंगल एज अ सेकेंडरी डेटम फीचर, ओके। ये जब फिगर आएगा तो उसके साथ हम समझाते हैं अभी। सो ये अभी पहला देखते हैं, यूज अ सिंगल डायमीटर ऑफ सफिशिएंट लेंथ एज अ डेटम फीचर। ये अभी हमने थोड़ी देर पहले देखा था, कोई बात नहीं, दोबारा एक एग्जांपल ले लेते हैं। तो ये एक कंपोनेंट है, इसमें ये 3D व्यू है उसका, उससे आपको आइडिया हो जाएगा। तो यहाँ पे डायमेंशन इसकी थी 12.0 से लेकर 12.2, ओके। इसके ऊपर इस डायमेंशन को बनाया गया डेटा में, और फिर ये कहा कि ये जो डायमेंशन है, इससे बड़ा स्टेप आया है, वो 30.2 से लेकर 30.6 तक का डायमीटर है। उसके ऊपर ये कहा गया कि इस रेफरेंस से इसका जो रन आउट है वो 0.3 विद रेफरेंस टू डेटा में। तो अगर आप ध्यान से देखें तो इसी को पहले जब कंसेंट्रिसिटी या कोएक्सिलिटी होती थी तो 2 सर्कल से शो किया जाता था, और टिपिकली एक कोरिलेशन थोड़ा सा रख सकते हैं माइंड में कि ये रन आउट है, और जो कोएक्सिलिटी होती है वो इसका हाफ रहता है, ओके। ऑल्दो आजकल नहीं प्रैक्टिस में, लेकिन पुरानी ड्राइंग्स जब भी कभी आपके सामने आती हैं और उसको इवेलुएट करना पड़ता है, तो आप इससे भी करके उसका आधा कर देंगे तो वो कोएक्सिलिटी निकल आती है, राइट। सो अ सिंगल डायमीटर कैन ओनली बी यूज्ड व्हेन इट इज लॉन्ग इनफ टू ओरिएंट द पार्ट। ये तब लगाया जाता है, सिंगल डायमीटर को डेटम तब बनाया जाता है जब उसकी सफिशिएंट लेंथ हो, जो कि ओरिएंटेशन के लिए सफिशिएंट पकड़ने के लिए जगह हो।
आप इतने छोटे से को अगर डेटम बनाएंगे तो इट विल बी डिफ़िकल्ट, इसमें चांसेस होते हैं कि वो टेढ़ा पकड़ा जाए और टिल्ट कर जाए, और जहाँ पे हम इसको नापने की कोशिश कर रहे हो तो वो एरर आएगा। तो इसलिए इट शुड नॉट बी दिस स्मॉल, इतना छोटा नहीं होना चाहिए, कम से कम सफिशिएंट पकड़ने लायक लेंथ उसमें होनी चाहिए। If a diameter is too short to establish a axis for inspection, the diameter will not serve as primary datum feature for the part in its assembly. तो जब फीचर ही छोटा सा होगा तो उसको डेटम भी नहीं बना सकते, क्योंकि वो कोई फंक्शनल इम्पैक्ट तो दे नहीं पाएगा, राइट। यूज टू और मोर कोएक्सियल diameters as a sufficient, यहाँ पे at आना चाहिए था, diameters at a sufficient distance apart as datum features to create a single datum axis. तो एक से ज़्यादा diameters को जो कि sufficient distance apart हों, तो यहाँ पे अगर आप इस फिगर में देखते हैं तो ऑलमोस्ट यहाँ पे कोई लाइन नहीं है, लेकिन एक तरह का मिरर इमेज लग रहा है। इसको डायमीटर को अगर हम देखते हैं और इसको देखते हैं तो सेम डायमेंशन है, 10.4 से 10.6, 10.4 से 10.6। और कभी कभी ऐसा होता है कि इस तरह के कंपोनेंट होते हैं, तो इसमें ये बताया जा रहा है कि इन दोनों को डेटम बनाया गया ए एंड बी कंबाइंड मैनर में। इसको देखा जाए तो ध्यान से देखें तो अलग अलग बॉक्सेस में नहीं है, ये ए टू बी इज अ सिंगल डेटम। और इसको कैसे, ये कब पॉसिबल होगा, जब एक साथ इसको इस तरह से पकड़ा जाएगा। इन वन सिंगल इवेल्युएशन इट इज हेल्ड फ्रॉम बोथ एंड्स। एक ही पकड़ने के तरीके में, एक ही इंस्टांस में दोनों तरफ से ये पकड़ा जाता है, और फिर इससे ये डेटम एक्सिस बन जाती है। अब जब हम इसको रोटेट करते हैं यहाँ पे डायल इंडिकेटर लगा के इसकी इस सतह के ऊपर, इस सतह के ऊपर, और फिर जब 360 डिग्री घुमाते हैं इसको, तो हमें इसका रन आउट मिलता है। ओके, सो वन टू और मोर डायमीटर्स आर यूज्ड टू एस्टैब्लिश अ डेटम एक्सिस, ये भी हमने बताया। when they as equal role serve an equal role in establishing the orientation of the part in its assembly। तो ये ऐसी जगहों पे होता है जबकि इसकी एप्लीकेशन भी असेंबली में ऐसी ही हो कि वो उन दोनों डायमीटर्स को ज्वाइन करते हुए जो एक्सिस बनती है वो फंक्शनल होती है। ओके, यूज अ सरफेस एज प्राइमरी डेटम फीचर एंड यूज अ डायमीटर at right angles राइट एंगल एज अ सेकेंडरी डेटम फीचर। तो ये तीसरी टाइप आ गई। इसको अगर आप ध्यान से देखेंगे तो हम क्या कहना चाह रहे हैं कि यहाँ पे क्या है कि इस चक के ऊपर ये एक फेस है। ओके, ये एक फेस है। जब आप इसमें पकड़ रहे हैं तो आपने इसको ये जानबूझ के टेढ़ा बनाया गया है जिससे कि हम एम्पलीफाई कर सकें जो बताना चाह रहे हैं, कि इसको ऐसे पकड़ा जाता है कि इसका ये फेस इस पे बट करे। ओके, अब क्या होगा, जब इसको घुमाया जाएगा तो इसके अंदर जो एक्सेंट्रिसिटी होगी वो एम्पलीफाई होके बाहर निकलेगी। ओके, अ सरफेस प्राइमरी एंड अ डायमीटर सेकेंडरी। सो यहाँ पे क्या हो रहा है, ये सरफेस तो हुई प्राइमरी, ओके, और यहाँ से भी पकड़ा हुआ है तो ये हुई सेकेंडरी। ओके, आर यूज्ड व्हेन द सरफेस ओरिएंट्स द पार्ट। ये कहाँ यूज होता है, जहाँ पे ये सरफेस से ओरिएंटेशन हो रहा हो पार्ट का। एंड द डायमीटर लोकेट्स द पार्ट इन द असेंबली। और ये डायमीटर तो सिर्फ लोकेट करने के काम आ रहा हो, लेकिन जो ये है ओरिएंटेशन जो आ रहा है वो इससे आ रहा है, और लोकेशन जो है वो इससे आ रहा है। ओके, इस तरह के एप्लीकेशन में इस तरह का डेटम यूज किया जाता है। When the surface is used as a primary datum feature, when the surface is used as a primary datum feature, the diameter should be very short, क्योंकि इसका इम्पैक्ट नहीं आना चाहिए, राइट। अदरवाइज वो इसका फेस इसके ऊपर लगेगा ही नहीं, टच ही नहीं होगा। अगर वो ज़्यादा लंबा है तो उसी से ओरिएंट हो जाएगा, वो कभी भी इसको ये दोनों मतलब एंटायर जो सरफेस होगी वो इसके फेस पे टच नहीं कर पाएगी। ये इसका फाइन एलिमेंट्स और रिक्वायरमेंट्स है। मेजरमेंट ऑफ अ सर्कुलर रनआउट। अब आइए हम बात करते हैं कि इसका मेजरमेंट किया कैसे जाएगा। तो ये फिगर हम काफ़ी टाइम से देख रहे हैं, इसको एक चक में या कॉलेट में पकड़ा, ये वही पुराना फिगर है, और इसको डायल इंडिकेटर लगाया। मैक्सिमम परमिसिबल डायल इंडिकेटर रीडिंग इज द रनआउट टॉलरेंस वैल्यू।
इसको पूरा 360 घुमा दिया, इसके अंदर जो भी फ्लक्चुएशन आया उसका जो रेंज आया, लेफ्ट गया राइट गया, जितना भी मैक्सिमम उसमें है डिफ्लेक्शन, वो उसकी रीडिंग है। पार्ट इज रोटेटेड एंड गेज इज मूव्ड अलोंग द सरफेस। इसको ऐसे ऐसे भी चलाते रहते हैं और इसको रोटेट करते रहते हैं, तो हमारे को जो हमने पहले पिक्चर दिखाई थी उसमें से जो मैक्सिमम आएगा उसकी रीडिंग ले ली जाती है। ओके, अ डायल इंडिकेटर इज ऑफन यूज्ड टू वेरीफाई अ रन आउट कंट्रोल। First, the part is located in a chuck or collet to establish a datum axis, right? This one. A dial indicator is placed on the surface being checked. Already हमने बात कर ली. As the part is rotated 360 degree, the dial indicator movement is the runout value of the circular element. Several independent dial indicator readings are made at different places along the diameter. अलग अलग जगह पे कई बार पूरा रोटेट किया जाता है, आगे पीछे नहीं घुमाते इसको, एक जगह टिकाया और पूरा घुमा दिया, फिर एक और लोकेशन पे लेके आए पूरा घुमा दिया, एक और लोकेशन पे लेके आए पूरा घुमा दिया। उसके अंदर जो मैक्सिमम वेरिएशन एक रीडिंग आएगी उसको हम रन आउट रीडिंग कहेंगे। तो हम समराइज करते हैं। द डायल इंडिकेटर मूवमेंट, जिसको हम रन आउट एरर कहते हैं, कैन बी अ रिजल्ट ऑफ अ फॉर्म एरर ऑफ द डायमीटर। फॉर्म एरर ऑफ अ डायमीटर क्या होगा, अब आप देख रहे हैं कि ये डायमीटर राउंड नहीं है, एक तरह का ओवल है, एक तरह का ओवल तो नहीं है, जैसे कैम होते हैं, अगर कैम्स आपने देखे होंगे तो वो कंप्लीट राउंड नहीं होते, उसका फंक्शन ही ऐसा होता है कि टूल्स की मूवमेंट होती है या कुछ आर्म्स की मूवमेंट होती है, इसलिए वो यहाँ पे इस तरह से बनाया जाता है। तो पहला तो ये निकल के आता है, और क्या है, द डायल इंडिकेटर मूवमेंट, ओके, डायल इंडिकेटर मूवमेंट रन आउट एरर कैन बी अ रिजल्ट ऑफ एक्सेस ऑफसेट। मान लीजिए एक परफेक्ट सर्कल होता, ओके, और फिर भी इंडिकेटर रीडिंग आ रही है, का क्या मतलब होगा कि उसका जो एक्सेस है वो ऑफसेट है। ओके, ये यहाँ पे दिखाया हुआ है, एक्सेस ऑफ टॉलरेंस डायमीटर मस्ट बी लोकेटेड एंड ओरिएंटेड विद दिस विद इन दिस जोन। तो ये तो है हमारी वही पेरेंट एक्सेस मेन थी, राइट। और यहाँ पे हम जो दिखा रहे हैं वो ये है कि एक जो सर्कल बना, या यहाँ पे देखें तो एक तरह का सिलेंड्रिकल होगा, कि उसके अंदर अंदर हमें नज़र आ रहा है, अगर ये डायल इंडिकेटर मूव करता है और सर्कल अगर एकदम कंप्लीट सही है तो इसका क्या मतलब होगा कि एक्सेस इसकी आउट है। इन इंडस्ट्री मोस्ट पार्ट्स हैव अ कॉम्बिनेशन ऑफ फॉर्म एरर एंड एक्सेस ऑफसेट। जो भी हम कंपोनेंट्स डे टू डे लाइफ में यूज़ करते हैं, जब बनाते हैं नापते हैं, तो उसके अंदर एक कॉम्बिनेशन होता है जिसमें फॉर्म का एरर भी होता है और एक्सेस का ऑफसेट का भी इशू होता है। व्हेन द डायल इंडिकेटर रीडिंग इज टेकन, इट कंबाइंस सेवरल टाइप ऑफ पार्ट एरर्स इनटू अ सिंगल डायल इंडिकेटर रीडिंग। तो ये कहा जा रहा है कि ये तरीका इसीलिए अपनाया जाता है कि इसकी एक जो रीडिंग होती है डायल इंडिकेटर की, वो अ, कई तरह के जो इसमें त्रुटियां हैं, डिफेक्ट्स हैं, एरर हैं, जैसे कि कोई फॉर्म एरर है, लोकेशन एरर है, ओरिएंटेशन एरर है, उन सभी को कंबाइन करके हमारे को एक रीडिंग में पता लग जाता है। Since the dial indicator reading contains several types of errors and provides a single output, a runout error, a runout control is considered a composite control. तो ये अगर देखा जाए तो अभी तक हमने सारा जो देखा उससे यही कन्वे होता है कि इसको composite कंट्रोल इसीलिए कहा जाता है क्योंकि ये कई तरह के जो एरर्स जो पॉसिबल होते हैं कंपोनेंट में, उनको कंबाइन करके एक वैल्यू में, एक रीडिंग में कवर कर लेता है, इसलिए इसको कॉम्पोजिट कंट्रोल कहा जाता है, जो कि हम शुरुआत से देख रहे हैं कि ये एक नई कैटेगरी हमारे लिए निकल के आई है। तो आई थिंक ओके, इसके एप्लीकेशन एग्जांपल्स, लोकेट कोएक्सियल डायमीटर्स ऑन अ पार्ट। तो ये एक कोएक्सियल सर्कुलर रनआउट कुड बी यूज टू लोकेट दीज कोएक्सियल डायमीटर्स। तो ये कोएक्सियल डायमीटर्स हैं दो, इसको कहीं लोकेट करना हो तो वहाँ पे एक एप्लीकेशन आता है, राइट। अब इसमें क्या होगा, ये इसके अंदर इंसर्ट होगा, जब इसकी इस होल की कंसेंट्रिसिटी आ जाएगी, कोएक्सियलिटी आ जाएगी, और रनआउट कहेंगे कि ऑलमोस्ट एक्सेप्टेबल रेंज में होगा डिपेंडिंग अपॉन द गैप्स, और ये पिन इसमें इंसर्ट होगा। तो ये पिन इंसर्ट होते हुए
इसको, इसको और इसको, इन तीनों को, और अपने आप को कोइंसिडेंट कर देगा इनके सबके एक्सिस को। ओके, इसी तरह से क्रिएट्स एन एक्सिस फ्रॉम कोएक्सियल डायमीटर्स। अब अगर हम देखें तो यहाँ पे एक डायमीटर है, यहाँ पे एक डायमीटर है, ये खूब सारे डायमीटर है, और इस तरह की बहुत सारी असेंबलीज हमने कई बार अपने करियर में, लाइफ में, प्रैक्टिकल में देखा होगा। तो ये क्या करता है, ये क्रिएट्स एन एक्सिस फ्रॉम कोएक्सियल डायमीटर। जितने भी कोएक्सियल डायमीटर होते हैं उसकी एक कॉमन एक्सिस क्रिएट हो जाती है असेंबली के टाइम में, और ऐसी जगहों पे फिर वो हम रन आउट का एप्लीकेशन लगाते हैं। Circular runout could be used on these coaxial diameters to establish an axis। तो ये जैसे अलग अलग डायमीटर्स हैं, इसको, इसके ऊपर कोएक्सियल डायमीटर को इस्टेब्लिश करने का के लिए काम आता है। सो थोड़ा सेशन लंबा था, लेकिन आई होप आप लोगों को समझ आया होगा, पसंद आया होगा। मिलते हैं इसी तरह से अगले G8 GD&T के सेशन में। ऑलराइट, thank you then. Bye. See you in the next video.